हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो नर्सिंग फाउंडेशन का आज जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारे यूनिट नंबर 7 पर, जो कि है इक्विपमेंट एंड लिनन। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे एंड आगे की जो भी जितने भी हमारे यूनिट के लेक्चर्स हैं या वीडियोस हैं वो आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम यूनिट 7 पर बात करते हैं। ओके, तो इसमें जो हमारा टॉपिक है इक्विपमेंट एंड लिनन, तो पहला पॉइंट हम लेते हैं इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इक्विपमेंट क्या है, आप नॉर्मली अगर बात करना चाहे इक्विपमेंट के बारे में तो क्या है इक्विपमेंट, आप कह सकते हो डिवाइसेस होती हैं जो हॉस्पिटल सेटिंग में यूज होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करते हैं। इक्विपमेंट आर एसेंशियल एंड बेसिक टूल्स फॉर हॉस्पिटल सर्विसेज फॉर पेशेंट केयर। मतलब इक्विपमेंट क्या है, एक एसेंशियल है मतलब जरूरी है, एंड बेसिक है जो लाइक कह सकते हो आप नॉर्मली नीडेड है फॉर किस हॉस्पिटल में आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसमें, जिसमें आते हैं आपके पेशेंट केयर, लाइक आपके जो पेशेंट आते हैं उनको आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो, जो सर्विसेज दे रहे हो, उसमें आपके जो एसेंशियल और बेसिक टूल्स होते हैं, क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, सिर्फ ओनली नॉट डिवाइसेस, टूल्स होते हैं, क्योंकि डिवाइसेस सिंगल एक आप ऑपरेटिंग चीज को कहते हैं ना, तो टूल्स में बहुत सारी चीजें आती है, इसलिए इक्विपमेंट को टूल्स यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो वो टूल्स होते हैं जो पेशेंट केयर टाइम देते वक्त या फिर हॉस्पिटल में कोई भी आप सर्विस दे रहे हो तो यूज करते हैं, दैट इज इक्विपमेंट। ओके, देन इक्विपमेंट में आप एग्जांपल की बात करो तो क्या है, लाइक आप मॉनिटर, आपका इन्फ्यूजन पंप। ठीक है, मॉनिटर आप लाइक आप स्क्रीन जानते हो जिसपे आप हर चीजें देखते हो, वाइटल साइंस देखते हो। ठीक है, एंड इन्फ्यूजन पंप आप देख रहे हो। ठीक है, इन्फ्यूजन पंप पे आप जब ऑक्सीजन क्या बोलते हैं डिलीवरी दे करते हैं तब पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तब यूज होता है। ठीक है, सक्शनिंग के टाइम यूज होता है। ठीक, देन आपका आता है वेंटिलेटर एंड बेड्स। ठीक है, वेंटिलेटर्स आप जानते हो कि ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके वाइटल्स होते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, ये सारी होता है, मीन्स लाइक आपका ऑल ओवर पेशेंट केयर के वक्त जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं या टूल्स यूज होते हैं वो होते हैं आपके इक्विपमेंट्स। ठीक है, यूजेस में अगर हम बात करें तो यूज कहाँ कहाँ है इक्विपमेंट्स का हॉस्पिटल में, तो फॉर ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे, जहाँ पे ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में है। देन फॉर डायग्नोसिस, अब डायग्नोसिस क्या है, मतलब आप स्क्रीनिंग कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि पेशेंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वहां पे आप कुछ इक्विपमेंट्स का यूज करते हो। जैसे लाइक आप बीपी मेजर करते हो तो आप किससे करते हो, उसके लिए एक प्रॉपर एक टूल है या आप कह सकते हो इक्विपमेंट है। ठीक है, स्पिग्नोमैनोमीटर, आप उससे करते हो। देन आपका मॉनिटरिंग, फॉर मॉनिटरिंग मतलब पेशेंट एडमिट है, ऑन बेड है, या फिर आप कह सकते हो पेशेंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस टाइम पर। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ इक्विपमेंट ऑफ कोर्स यूज करोगे, लाइक जैसे जो पेशेंट क्रिटिकल होते हैं उनके बेड साइड पे ऑफ कोर्स एक वेंटिलेटर लगा होता है। ठीक है, कुछ मॉनिटर्स लगे होते हैं, तो आप उनमें पेशेंट मतलब पेशेंट की कंडीशन आप उस चीज में नोटिस करते हो या आप उसको उसी मॉनिटर के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करते हो, तो इक्विपमेंट मॉनिटरिंग में भी यूज होता है। देन सबसे लास्ट है और देन सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि आप लाइफ सस्टेन करने में या रिससिटेशन करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं इक्विपमेंट। ठीक है, लाइफ रिटेन करने में, लाइक जैसे आप लाइफ सेविंग, एक मेडिकल फील्ड जो लाइफ सेविंग के लिए माना जाता है, तो वहां पे सबसे मेजर होता है आपका लाइफ सस्टेनिंग एंड रिससिटेशन। ठीक है, तो वहां पे आप जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, लाइक आप डिफिब्रिलेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, आप सीपीआर के लिए प्रॉपर डिफेब, जब आप लाइक होता है ना कि डिफेब यूज करते हैं, तो आप डिफिब्रिलेटर एक भी एक डिवाइस है। देन आपका उसमें आता है एम्बू बैग्स आते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप ऑक्सीजन सप्लाई आप कंप्लीट करने के लिए देते हैं। देन ये सारी चीजें इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके फॉर लाइफ सस्टेनिंग एंड रिससिटेशन। देन इसके टाइप्स के बारे में हम बात करें टाइप्स में इसके 4 टाइप हैं। ठीक है, इक्विपमेंट के 4 टाइप हैं, वो है फिक्स्ड इक्विपमेंट, मूवेबल इक्विपमेंट, डिस्पोजेबल इक्विपमेंट एंड रीयूजेबल इक्विपमेंट। ठीक है, आपके 4 टाइप हैं। पहला कौन सा है, फिक्स्ड, मूवेबल, डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल। ठीक है, अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है फिक्स्ड। ठीक है, तो फिक्स्ड इक्विपमेंट कौन कौन से, जैसे नाम से आप देख रहे हो जो फिक्स्ड हैं, जो लाइक कह सकते हो आप ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी एक जगह पे फिक्स्ड है। तो ये क्या है, इक्विपमेंट्स अटैच टू वॉल्स एंड फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग। कहाँ, ये ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो फ्लोर्स पे या फिर वॉल्स पर अटैच होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपके मॉनिटर्स हो गए, आपके फैंस हो गए, ये सब वॉल्स पर या सीलिंग्स पर या फ्लोर्स पर अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। देन होता है आपका मूवेबल इक्विपमेंट। अब मूवेबल कौन सा है, लाइक टर्म्स हम देख रहे हैं
तो मूवेबल इक्विपमेंट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सको ड्यूरिंग पेशेंट केयर या हॉस्पिटल सर्विसेज में। तो वो कौन कौन सा होता है, आपके फर्नीचर आते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ठीक है। फर्नीचर में आपके जो बेड्स हो गए, आपके चेयर्स, टेबल्स, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। आपके बेड साइड लॉकर्स हो गए, ये सारे फर्नीचर्स में आते हैं। एंड देन इंस्ट्रूमेंट जो आप लाइक इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आपके क्या पेशेंट केयर पे आप कर रहे हो, लाइक कैथेटर्स हो गए, ठीक है, आपके बेड पैन्स हो गए, आपके स्टूल, ये सारी चीज जो आप लगा रहे हो, ठीक है, आईवी स्टैंड्स हो गए, ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स में आ गए, ठीक है। जो आप पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। लाइक इसमें एग्जांपल के तौर पे बेड, वेंटिलेटर्स, ये सारे आपके मूवेबल आइटम्स हैं। देन डिस्पोजेबल इक्विपमेंट। अब डिस्पोजेबल ऑफ कोर्स टर्म से कि डिस्पोजेबल वो सारे होते हैं जिनको आप एक टाइम के बाद डिस्पोज कर देंगे, जो सिंगल यूज होते हैं। आप इसमें एक टर्म आप ऐड कर सकते हो, सिंगल यूज इक्विपमेंट्स, आप इसको ये बोल सकते हो, ठीक है। ये वो होते हैं जो सिंगली यूज करके आप डिस्पोज कर दो, ठीक। तो इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड वंस, ओनली वंस, ठीक है, यहाँ पे 2 बार लिखा है, ठीक है, यूज्ड वंस एंड नीड टू बी डिस्कार्डेड आफ्टर यूज। ये ऑफ कोर्स आपको जरूर मेंशन करना है कि ये वन सिंगल यूज के बाद आपको डिस्कार्ड करना है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आपके कैनुला हो गए, आपके आईवी सेट्स हो गए, मास्क हो गए, ये सारी चीजें होती है ना कि आप यूज किया और डिस्कार्ड कर दिया। देन आपके रीयूजेबल, अब जो आप बार बार यूज कर सकते हो इक्विपमेंट्स, या आप कह सकते हो कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, जो आप लॉन्ग टर्म पे यूज कर सकते हो, बार बार आपको खरीदना नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उनको यूज करते हो और फिर उसको आप क्या करते हो, क्लीन करते हो, डिसइंफेक्ट करते हो एंड स्टेरिलाइज करते हो, ताकि आप किसी और पेशेंट पर भी अप्लाई कर सको। तो इक्विपमेंट्स विच कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, और बट नीड टू बी, मतलब आप ऑफ कोर्स उसको क्लीन नहीं करोगे, दूसरे पेशेंट पे ही अप्लाई करोगे तो वो दिक्कत करेगा, ठीक है। देन आपका आता है इसका एग्जांपल सर्जिकल इक्विपमेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल आप सर्जिकल इक्विपमेंट्स देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी चीजें यूज हो रही है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, उनको वापस से क्लीन किया जाता है, डिसइंफेक्ट करते हैं या फिर स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज, ये सारे आपके इक्विपमेंट्स के टाइप हैं। तो हमने लाइक इसमें क्या था कि इक्विपमेंट वो टूल्स होते हैं जो हॉस्पिटल सर्विसेज या पेशेंट केयर में यूज होते हैं। देन आपके यूजेस, तो उसमें क्या था, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग एंड लाइफ सस्टेनिंग के लिए आप यूज करते हो। 4 इसके यूजेस हैं। एंड देन 4 टाइप्स हैं, मूवेबल, नॉन मूवेबल मीन्स लाइक आप कह सकते हो फिक्स्ड आइटम, फिक्स्ड, मूवेबल, डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल। 4 टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं। देन इक्विपमेंट्स की केयर की हम बात करते हैं। ओके, तो इक्विपमेंट्स के अंदर जो बाकी के टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा आता है क्लासिफिकेशन। हमने पहले डेफिनेशन बात करी थी, उसके यूजेस एंड टाइप्स की बात करी थी। अब क्लासिफिकेशन मतलब इक्विपमेंट्स कौन कौन से ऐसे फील्ड्स में क्लासिफाइड है जहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑल ओवर 6 क्लासिफिकेशन है इक्विपमेंट के, जो कि है जो मेडिकल एक्शन में यूज होते हैं। पहला हमारे पास है टूल्स फॉर मेडिकल एक्शन, ठीक है। मेडिकल एक्शन मतलब जब आप मेडिकली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो, लाइक आपके पास पेशेंट कोई आ रहा है, इमरजेंसी में आ रहा है, तो आप वहां पे नॉर्मली जो नॉट फॉर लाइक क्रिटिकल इमरजेंसीज बट नॉर्मल इमरजेंसीज में कोई पेशेंट आ रहा है, ठीक है, या आपको कोई पेशेंट दिख रहा है कि आप उसको हेल्प कर सकते हो, आप अपने लाइक कह सकते हो ना, आप मेडिकल टिक्स अप्लाई करते हो जहाँ पे, तो आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हो। जैसे आपका आ गया फर्स्ट एड, तो आपके हो गए मेडिकल एक्शन, जो टूल्स होते हैं उसमें यूज हो रहा है। देन आपका आता है डायग्नोस इलनेस, ये आपको जो नॉर्मली यूज होता है आपके ओपीडीज में, आपके जहाँ पे डायग्नोस होते हैं, वैसे फील्ड मतलब ब्लॉक्स में ही आपको मिल जाएगा हॉस्पिटल के, ठीक है। तो डायग्नोस मतलब जहाँ पे आप स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, ठीक है, इमेजिंग वाला काम करते हो, ठीक है, पेशेंट की जो भी डिजीज कंडीशन है उसको डायग्नोस करने के लिए, इलनेस डायग्नोस करने के लिए उन इक्विपमेंट्स को जब आप यूज करते हो तो वो आ जाते हैं आपके टूल्स फॉर डायग्नोस, टूल्स टू डायग्नोस इलनेस में, वो वाले। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्सरे मशीन हो गया, ठीक है, आप क्या बोलते हैं, आपके एमआरआईज हो गए, सीटी स्कैन मशीन हो गए, ये सारे इक्विपमेंट्स में आ जाते हैं, डिवाइसेस में आते हैं, ठीक है। देन टूल्स फॉर सर्जिकल एक्शन, मतलब ऑफ कोर्स कोई सर्जरी नीडेड है पेशेंट को, ऐसी कोई डायग्नोसिस है उसके पास जिसमें उसकी सर्जरी, लाइक आपके इमरजेंसी किसे आते हैं, अपेंडिक्साइटिस, तो इन सब में क्या होता है कि वहां पे इंस्टेंट सर्जरी की जरूरत होती है, वरना वो उसमें क्या होता है कि अगर वो रप्चर हो जाता है अपेंडिक्स, तो वो पॉइजन क्रिएट हो जाता है एब्डोमिनल रीजन, जिस वजह से आगे फर्दर इन्फेक्शन और काफी सीवियर कंडीशन अराइज हो जाती है। तो क्या करते हैं वहां पे इंस्टेंट सर्जिकल एक्शन यूज होते हैं। तो वहां पे तब आप बहुत सारे इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स
आप यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके फोर्सेप्स हो गए, आपके स्कैल्पल्स हो गए, आपके आर्टरीज हो गई, ठीक है, आपके डिसइंफेक्टेड आइटम्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप यूज करते हो, वो आते हैं आपके सर्जिकल एक्शंस में। देन मॉनिटरिंग में अब पेशेंट ऑफ कोर्स जब आप एडमिट है आप उसको मॉनिटर करोगे, ऑब्जर्व करोगे इसकी कंडीशन को, तब आप इक्विपमेंट्स यूज करोगे। लाइक आप अपना बीपी मेजर करने के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर यूज करोगे, आपका टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर यूज करोगे, ठीक है, आप ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए ब्लड शुगर मशीन जो भी होती है आप उनको यूज करोगे, ठीक है, आप नॉर्मली असेस करने के लिए आप अपने स्टेथोस्कोप का यूज करते हो। तो ये सारे आपके मॉनिटरिंग में आते हैं, जो कि आपके टूल्स फॉर मॉनिटरिंग है। देन आपका क्रिटिकल केयर, अब लाइक पेशेंट आप जो भी है वो सीवियर कंडीशन में है, तो क्रिटिकल केयर लाइक उसकी लाइफ सेविंग का एक पॉइंट है, तो आप वहां पे जो इक्विपमेंट यूज करते हो वो क्रिटिकल केयर टूल्स में आता है। फॉर एग्जांपल आपका वेंटिलेटर, आपके इन्फ्यूजन पंप्स, आपके डिफिब्रिलेटर्स, ये सारे होते हैं। देन आपका आता है टूल्स फॉर पेशेंट केयर। अब जो पेशेंट केयर आप नॉर्मली जो पेशेंट एडमिट आप उनको जब केयर प्रोवाइड करो, आप मेडिकेशन ही लगा रहे हो, तो ऑफकोर्स वहां पे आप मेडिसिन यूज करोगे, आप सिरिंजेस यूज करोगे, ठीक है, आप पेशेंट के ऊपर जो लाइक जब केयर प्रोवाइड करते हो तो वहां पे बेड पैन का यूज करते हो, आप बेडशीट्स का यूज करते हो, ठीक है, आप फर्दर आईवी स्टैंड्स होते हैं, ये सारी बहुत सारी चीजें होती है जो आप अप्लाई करते हो, तो वो सारे आपके आते हैं पेशेंट केयर में, लाइक कैथेटर्स, आईवी सेट्स, ये सारे आते हैं। तो क्लासिफिकेशन में ये है। देन आपके इक्विपमेंट केयर, अब आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो उसकी केयर आप कैसे करोगे, या आप उसको कैसे हैंडल करोगे, आप भी सेफ रहो, इक्विपमेंट भी सही रहे, ताकि आप उसको रीयूज करो अगर रीयूजेबल है, ठीक है, या फिर पेशेंट को भी कोई उससे हार्म ना हो। तो वो सारे पॉइंट्स आप इसमें देख सकते हो नॉर्मली, जो आपको मेजरली समझने हैं या आपको लिखने भी हैं। ये एज इक्विपमेंट के टॉपिक पर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इक्विपमेंट यूज करना भी आना चाहिए और उसको स्टोर करना भी आना चाहिए, ठीक है, और ऑफ कोर्स जब आप यूज कर रहे हो तो आप लाइक कहते हो ना कि पेशेंट पर आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसको भी आप कैसे हैंडल करोगे वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है, इसमें पहला पॉइंट है शुड बी डिसइंफेक्टेड एंड स्टरलाइज्ड बिफोर यूज। पहली चीज तो अगर आपके पास अवेलेबल है, नॉट फॉर एक्सपेंसिव डिवाइसेस या फिर इक्विपमेंट जो भी आपके रीयूजेबल में नहीं है, लाइक होता है ना सिंगल यूज, तो आप हमेशा पॉइंट में रखें कि सिंगल यूज आइटम आप उसको सिंगली ही यूज करें, ठीक है, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। देन जो आपके रीयूजेबल आइटम्स है उसको आप टाइमली डिसइंफेक्ट एंड स्टरलाइज करें बिफोर यूज ऑन पेशेंट, ऑन आप पेशेंट भी यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसको हैंडल भी कर रहे हो, लाइक अगर आप पेशेंट भी यूज कर रहे हो, आप खुद भी हैंडल कर रहे हो, तो आप स्टोर करने ले जा रहे हो, ठीक है, आपने यूज कर लिया, आपको रखना है, तो तब भी आप उसको डिसइंफेक्ट या स्टेरलाइज करके ही रखें, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है शुड बी इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। ऑफ कोर्स अगर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं हो, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को, इक्विपमेंट को देख के रखें, या फिर लेके होता है ना कि आप अगर अप्लाई करने जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना होगा कि वो वर्क कर रहा है नहीं। आप पेशेंट पर अप्लाई करने जा रहे हो, अगर फॉर एन एग्जांपल आप सिरिंज ही आप पेशेंट को लगाने जा रहे हो, ठीक है, आप यूज करोगे, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने जा रहे हो, अगर सिरिंज प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी, ठीक है। तो आपको जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी आप अगर आप स्टोर करने जा रहे हो इक्विपमेंट, तो आप ये चेक करके रखो कि वो प्रॉपर इन वर्किंग कंडीशन है। देन आपका है चेक मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस बिफोर यूज। ये आप कह सकते हो कि अगर आप कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो अंडर गाइडेंस आप वर्क करें, आप उस इक्विपमेंट को अंडर गाइडेंस, अपने सुपीरियर के अंडर गाइडेंस काम करें। अगर आपको लाइक आपके होता है कि इन हैंड पे है, आप यूज करते हो, फिर भी अगर आप कोई नया इक्विपमेंट यूज कर रहे हो तो आप उसके इंस्ट्रक्शंस जरूर चेक कर लें कि वो कैसे यूज होगा, उसकी एक्सपायरी आप चेक कर लें, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की चीजें यूज कर लें, देख लें, आप समझ लें, एंड जो उसके अदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, एक होता है ना कि स्टोर कैसे करना है, कुछ वॉशेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ वॉशेबल अगर होते हैं तो उसमें भी वेरियस काइंड्स ऑफ होता है कि वार्म वाटर, ये सारी चीजें आप इंस्ट्रक्शंस में देखते हैं, तो आप प्लीज उसको देख लें, ठीक है। देन आपका आता है डिस्कार्डेड प्रॉपर्ली एज पर बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइन। ये बहुत मेजर चीज है जब आप इक्विपमेंट यूज करते हो जो नॉन रियूजेबल है, लाइक आपके जो डिस्पोजेबल वाले होते हैं, आप यूज करते हो फिर आप उसको डिस्कार्ड करते हो, तो डिस्कार्ड आप कैसे करोगे, वो मेडिकल फील्ड में बहुत मेजर होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंडरलाइन आप उसके अंदर करें। लाइक उसके भी अलग अलग गाइडलाइंस होते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट अलग जाएंगे, शार्प वेस्ट अलग जाएंगे, ठीक है, आपके ग्लास वेस्ट जो होते हैं वो अलग जाएंगे, आपके जो सॉइल्ड मतलब जो जैसे तो इन्फेक्टेड वेस्ट होते हैं जो आपके पेशेंट से निकलते हैं, ठीक है, वो सारे वेस्ट ये आपके अलग होते हैं। तो ये सारी चीजें वेस्ट मतलब गाइडलाइन के अंदर है,
बायोमेडिकल, बीएमडब्ल्यू जिसको आप नॉर्मली कहते हो, बीएमडब्ल्यू के अंडर में आता है। ये आप टॉपिक आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे बीएमडब्ल्यू वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। फिलहाल जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो उसको प्रॉपरली उसी गाइडलाइन में डिस्कार्ड करो ताकि उसका मैनेजमेंट सही हो पाए। देन आपका नेक्स्ट आता है रिमूव और डिस्कार्ड मल फंक्शनिंग इक्विपमेंट्स, मतलब जो इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, जो हो सकते हैं कुछ जो स्टील के इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं उन पर रस्ट लग गया हो, कुछ की फंक्शनिंग सही नहीं हो, खराब हो गई हो, वायरिंग प्रॉब्लम होती है डिवाइसेस में। देन आपके जो ये रियूजेबल होते हैं लाइक आपके ग्लव्स, मास्क, इसमें भी एक्सपायरीज होती हैं, कुछ गंदे हो जाते हैं डस्ट की वजह से, तो आप यूज नहीं कर सकते। तो ये जो ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको आप लगता है कि आप यूज नहीं कर सकते, खराब हो गए हैं, इन्फेक्टेड हैं, ये सारी चीजें, तो आप उनको रिमूव कर दें, ठीक है। देन आपका आता है रियूजेबल इक्विपमेंट मस्ट बी स्टोर प्रॉपरली। अगर आप कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हो जो रीयूजेबल है तो ऑफकोर्स उसको आप डिसइंफेक्ट करोगे, स्टेरलाइज करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन अगर उसको सही से स्टोर ही नहीं कर रहे हो, आप कहीं ऐसी जगह रख दे रहे हो वापस से जहां वो फिर से गंदा होगा, तो आपके फिर डिसइंफेक्शन करने का या फिर स्टेरलाइज करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसका प्रॉपरली स्टोर होना बहुत जरूरी है ताकि वो हर चीज से लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर से भी, फिर हॉस्पिटल के फैक्टर्स होते हैं, उन सारी चीजों से सेफ रहे। देन आपका नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो इक्विपमेंट मेंटेनेंस में 4 पॉइंट्स ही आते हैं मेजरली। एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो इक्विपमेंट्स लाइक आपके जो मशीन्स होती हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका एक प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर होता है, पहला रिकॉर्ड करिए आप कि आपके पास कितने इक्विपमेंट प्रेजेंट है, उसके रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। लाइक अगर आप कुछ डिस्कार्ड भी कर रहे हो, लाइक जो मल फंक्शनिंग है, जो आपके इन्फेक्टेड है, ये सारा अगर आप डिस्कार्ड भी कर रहे हो तो आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि पहले हमारे पास इतने थे, अब इतने हैं, ठीक है। देन आपका अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, लाइक अगर आप यूज करने ले जा रहे हो तो प्रॉपरली अरेंज करके ले जाएं, या फिर अगर आप स्टोर कर रहे हो तो प्रॉपरली अरेंज करके रखें। देन आपका प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज, ऑफ कोर्स जैसे हमने बताया कि अगर आप कोई इक्विपमेंट स्टोर कर रहे हैं तो उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो प्रॉपरली सेफ रहे और उसके कंडीशन जो है फेवरेबल रहे, ना तो डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ना आपके जो रियूजेबल आइटम वो गंदे हो सके, इन्फेक्टेड हो सके, तो आप ऐसे कंडीशन में उनको स्टोर करिए, ठीक है। वो आपका प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज होता है। देन आपका रिकॉन्सिलेशन ऑफ स्टॉक एंड एज पर यूजेस, मतलब आपके जो भी स्टॉक आ रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्टॉक को हमेशा रिकंसाइल करते रहे। रिकंसाइल मीन्स आप उसको अप टू डेट रखिए, अदरवाइज आपको कभी भी इमरजेंसी में अगर नीड पड़ गई, अगर शॉर्टेज हो गया तो आपको तो प्रॉब्लम होगी, अदर आपके पेशेंट को भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट सीवियर चीजों की तरफ बढ़ जाता है, उसकी डिजीज कंडीशन सीवियरिटी पे चली जाती है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं इसको। ओके, तो इक्विपमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिनन। तो लिनन आप क्या समझते हो? लिनन एक्चुअली उन मटेरियल्स को कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो उन आपके आर्टिकल्स को कहा जाता है जो क्लॉथ मटेरियल्स होते हैं, लाइक जो क्लॉथ बेसिस जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, यूज होते हैं इन हॉस्पिटल, या फिर आपके कह सकते हो हॉस्पिटल सर्विसेज में, कैंपसेस में, वो आपके कहे जाते हैं लिनन, ठीक है। तो लिनन्स क्या होते हैं? इज अ फैब्रिक मटेरियल मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो कि इंक्लूड लाइक आप करते हैं क्लॉथ, जो भी आप यूज करते हो मटेरियल्स, लाइक आपके टॉवल्स, ब्लैंकेट, पिलो कवर, पिलोज, बेडशीट्स, ये सारे जो आप हॉस्पिटल सर्विसेज में आप जब लाइक आप जो करते हो, हॉस्पिटल सर्विसेज आप दे रहे हो या पेशेंट केयर प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप लिनन्स का यूज करते हो। तो लिनन्स एक्चुअली एक फैब्रिक मटेरियल्स होती हैं जो आप ड्यूरिंग पेशेंट केयर अप्लाई करते हो, लाइक आप कह सकते हो आपके पिलोज, बेडशीट्स, मैट्रेसेस, आपके ब्लैंकेट्स, ये सारी चीजें यूज होते हैं। नेक्स्ट इनके टाइप्स की बात करें तो मेजरली ये 3 टाइप में है। टाइप इनके यूज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये टाइप जो है ये अकॉर्डिंग टू यूज है। तो पहला है आपका आता है क्लीन लिनन। जो क्लीन लिनन क्या होते हैं? जो आपके कह सकते हो स्टोर्ड होते हैं, आपका जो लिनन होता है वो डिसइंफेक्टेड होता है, या फिर आप कह सकते हो स्टेरलाइज्ड होता है, ठीक है, एंड देन वो स्टोर होता है। तो आप क्या करते हो? क्लीन लिनन को यूज करते हो, पेशेंट्स को आप प्रोवाइड करते हो जब लाइक आप पेशेंट एडमिट करते हो या फिर आप न्यू एडमिशन करते हैं, देन ठीक है। तो क्लीन लिनन क्या होता है? क्लीन होते हैं, फ्रेश होते हैं, लाइक आप कह सकते हो स्टेरलाइज्ड होते हैं, जो कि लाइक आप कह सकते हैं क्लीन बेडशीट, क्लीन ब्लैंकेट्स आप प्रोवाइड करते हो ना जब पेशेंट आप एडमिट कराते हैं। देन आपके आते हैं कंटामिनेटेड एंड सॉइल्ड। कंटामिनेटेड 2 होता है, सॉइल्ड 1 इज 3, ठीक है। तो कंटामिनेटेड और सॉइल्ड में डिफरेंस ये है, कंटामिनेटेड मींस इन्फेक्टेड होता है, और सॉइल्ड मतलब आप कह सकते हो कि
गंदे हो जाते हैं जब आप पेशेंट केयर प्रोवाइड करते हो, और वो ऐसे गंदे होते हैं लाइक पेशेंट की बॉडी फ्लूइड से गंदे होते हैं, वो सॉइल्ड होते हैं। कंटामिनेटेड मींस इन्फेक्शन, लाइक बहुत दिन से बिस्तर पर, लाइक आप कह सकते हो बेड पर वो बेडशीट थी, पेशेंट उस पर रह रहा था, कई दिनों से एडमिट था, तो वो कंटामिनेट हो रहा है, मींस उसके इन्फेक्शन से, जो भी इसको डिजीज कंडीशन थी उसकी वजह से जो इन्फेक्शन था उसकी वजह से वो कंटामिनेट हो रहा है। सॉइल्ड मतलब उसकी बॉडी फ्लूइड उस बेडशीट पर आपको दिखती है, आप कह सकते हो आपके ब्लड, स्प्यूटम और आपके यूरिन, ये सारी चीजें आपको बेडशीट में दिखती है, तो वो सॉइल्ड में आती है। ठीक है, मतलब ह्यूमन के जो बॉडी फ्लूइड है उसकी वजह से गंदी हुए वो सॉइल्ड में आते हैं, एंड अदर जो गंदे होते हैं लाइक अदर जो आपके आते हैं वो आते हैं आपके कंटामिनेटेड में। कंटामिनेटेड लिनन क्या होता है? इन्फेक्टेड बाय द पेशेंट ऑफ कोर्स। तो वहां पे क्या होता है कि पेशेंट उसको कंस्टेंट पे यूज करता है, कंसिस्टेंट यूज में रहता है पेशेंट के, तब वो गंदी होती है। लाइक आपके इन्फेक्टेड पिलोज हो जाते हैं, पिलो कवर्स होते हैं, आपके ब्लैंकेट्स होते हैं, बहुत टाइम से आप पेशेंट यूज करता है तो वो कंटामिनेट हो जाता है। तो ऑफकोर्स आप उस बेडशीट को किसी और को प्रोवाइड नहीं कर सकते बिना, जब तक आप उसको क्लीन ना करो या फिर आप उसको डिसइंफेक्ट करके स्टरलाइजेशन के लिए अपना भेजो, तब तक आप किसी और को पास ऑन नहीं कर सकते। देन सॉइल्ड में आता है जिसे आप ऑपरेशन थिएटर्स में आप जब आप देखोगे कि वहां पे कुछ ड्रेप्स यूज होते हैं, ठीक है, वहां पे बेडशीट जो यूज होती हैं ओटी टेबल्स पर, या फिर आप कह सकते हो जो ओटी टेबल्स पे यूज होने वाले मटेरियल्स होते हैं, क्लॉथ मटेरियल, ठीक है, वो सब सॉइल्ड बोले जाते हैं, क्योंकि वहां पे ब्लड, बॉडी फ्लूइड, ये सारी चीजें होती हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो ये सारी चीजें होती है, तो वो सॉइल्ड आप आता है। जो डॉक्टर गाउन, इवन नर्सेस जो होते हैं वहां पे, ओटी नर्सेस होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, गाउन पहनते हैं, तो उसपे ब्लड स्प्लैशेस होती हैं, अदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, तो वो सब सॉइल्ड में रखे जाते हैं। तो ये अलग कैटेगरी ऑफ लिनेंस होते हैं। तो लिनेंस एक्सपोर्ट टू ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड, जैसे आपके ड्रेप्स हो गए, ड्रेप मटेरियल्स, आपकी शीट्स हो गए लाइक मैकिंटोश हो गए, ठीक है, आपके अदर टॉप शीट्स हो गए, ये सारे हो गए। देन आपके गाउन जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, ये सारे आते हैं आपके सॉइल लिनेंस में, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस, अब लिनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, आप हॉस्पिटल फील्ड में लिनेंस यूज ही क्यों करते हो? तो लिनेंस एक एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मीन्स है जो आपको सबसे पहले कंफर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप उस चीज पे कंफर्ट रहते हो, ठीक है। दूसरा, आपका क्रॉस इन्फेक्शन से बचाता है। लिनेन एक ऐसा वो है जहाँ पे आप क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। देन प्रमोट कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये इसलिए इसमें बताया गया है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। लाइक आप कोई और मटेरियल यूज करते हो, लाइक आप प्लास्टिक यूज करते हैं फॉर एन एग्जांपल, अगर आप प्लास्टिक शीट्स यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप उसको डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते, आप लॉन्ग टर्म यूज नहीं कर सकते, प्लस आपको वो बार बार डिस्पोज करना पड़ेगा। देन वो कह सकते हो ना, एनवायरमेंट के लिए सेफ नहीं, आप कितनी बार प्लास्टिक से यूज करेंगे। एंड बहुत सारी चीजें अदर ऐसी है कि प्लास्टिक भी हार्मफुल होता है, ठीक है, आपको प्लास्टिक से भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत लोग प्लास्टिक एलर्जिक होते हैं, तो ये भी चीजें होती है। तो लिनेन इन सब चीज, इन एस्पेक्ट्स में आपका एक बेटर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है, ठीक है, इसलिए लिनेन आपके यूज होते हैं। देन हम केयर की बात करें, लिनेन के केयर की बात करते हैं। लिनेन में आपका जो मेजरली होता है, आपको उनकी केयर मेजरली आपको देखना होता है डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन पर एंड स्टोरिंग पर, ठीक है। तो उसमें हम बात करते हैं मेंटेन स्टॉक ऑफ लिनेन। ऑफ कोर्स आपको अपने लिनेन का स्टॉक हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, कब आपको कितनी जरूरत पड़े ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन स्टोर क्लीन एंड स्टेरिलाइज लिनेन। ऑफ कोर्स आप गंदे या सॉइल्ड लिनेन क्यों स्टोर करेंगे, आप उसको लॉन्ड्री में भेजिए, एंड जो आपके पास क्लीन एंड स्टेरिलाइज लिनेन आपके होके आए हैं लॉन्ड्री से, आप उनको प्रॉपरली स्टोर करिए। देन रिमूव डैमेज लिनेन्स, मतलब जो आपके फटे गए हैं, पुराने हैं, ठीक है, जो आपके लिनेन आपको लगता है कि हाँ यूज में नहीं आ सकते पेशेंट केयर पे, आपके ओटी में या फिर अदर पार्ट ऑफ हॉस्पिटल में, तो आप प्लीज उनको सेपरेट कर दें, या फिर उसको अलग से आप कर सकते हो, आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। डिस्कार्ड के लिए भी आपका बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट उसके अंदर भी एक कैटेगरी आता है। देन नेक्स्ट आता है आपका कंटेमिनेटेड लिनेन मस्ट बी सेंट टू हॉस्पिटल लॉन्ड्री फॉर क्लीनिंग, ठीक है। ऑफ कोर्स जो आपके कंटेमिनेटेड है, आपके जो सॉइल्ड लिनेन्स हैं, उनको आप सेग्रीगेट करिए, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट करिए, कंटेमिनेटेड अलग, इन्फेक्टेड अलग एंड सॉइल्ड अलग। इन्फेक्टेड अलग क्यों, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कंटेमिनेटेड लिनेन है, पेशेंट की वजह से गंदा हुआ है, लाइक पेशेंट जो है आप यूज कर रहे थे तो अब वो गंदा हो गया तो आप उसको अलग रखिए। वहीं कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे आइसोलेशन वार्ड में, आप मान लीजिए HIV एड्स के पेशेंट हो गए, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हो गए,
तो इनके जो इन्फेक्टेड लिनन्स होता है ना, उनको अलग इसलिए सेग्रीगेट करते हैं ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना फैले, ताकि उनको अलग से स्टेरलाइज किया जाए और उनको अलग से ट्रीट किया जाए। ट्रीट मीन्स डिसइंफेक्ट करके प्रॉपर आपको दिया जाए। एंड सॉइल्ड वाले में भी ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी चीजें होती है सॉइल्ड में, लाइक जो स्टेन्स होती हैं कपड़ों, जो मटेरियल पर स्टेन्स पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, तो उनको अलग से क्लीन किया जाता है। ठीक है, इसलिए आपको सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कंटामिनेटेड आप अलग सेग्रीगेट करें, इन्फेक्टेड अलग करें एंड सॉइल्ड वन अलग करें। ठीक है, और फिर आप अपने कहाँ भेजो, हॉस्पिटल लॉन्ड्री, जहाँ पे वो क्लीन होंगे, डिसइंफेक्ट होंगे या फिर स्टेरलाइज होंगे। Then while storing use naphthalene balls to prevent insect pest contamination from नॉर्मल लिनन्स। अच्छा, इसमें नॉर्मल क्यों बोला गया है, वो इसलिए क्योंकि जो स्टेरलाइज्ड होते हैं, जो ड्रेप्स यूज होते हैं, वहां पे आप नैप्थेलिन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो आप नॉर्मली यूज करो, लाइक आपके पिलो कवर्स हो गए, जो आप पेशेंट को नॉर्मली आप दे रहे हो, आप वार्ड्स में यूज करते हो, उन लिनन्स को जब आप स्टोर करते हैं अलग से, तो आप वहां पे नैप्थेलिन बॉल्स का यूज करें, ताकि वहां पे पेशेंट या पेस्ट का कंटेमिनेशन ना हो। लाइक आपके लिजर्ड्स हो गए, ठीक है, आपके मॉथ हो गए, आपके फ्लाइज हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें की वजह से कंटेमिनेट ना हो, वहां पे आप क्या यूज करें, नैप्थेलिन बॉल्स का यूज करें। ठीक है, नॉर्मल जो लिनन्स आप पेशेंट केयर में यूज करते हैं। देन लिनन मस्ट बी केप्ट इन सनलाइट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर डस्टिंग। लाइक आप नॉर्मली आप वार्ड क्लीन कर रहे हो, तो कुछ लिनन ऐसे होते हैं जिनको आप बार बार लाइक ब्लैंकेट्स आप हमेशा नहीं धुला सकते। ठीक है, आपको एक टाइम पीरियड, लाइक आप फॉर एन एग्जांपल एक ऑक्यूपाइड बेड है, पेशेंट अभी आपका कह सकते हो किसी इमेजिंग के लिए गया है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो पेशेंट आपका किसी अदर डिपार्टमेंट या किसी अदर पार्ट पे गया हो, लाइक हो सकता है डायलिसिस के लिए गया हो सकता है किसी और चीज प्रोसीजर्स के लिए गया हो सकता है वो ओटी ही गया हो अपने बेड को, लाइक ऑक्यूपाइड बेड ही है बट वो अभी उसका बेड वेकेंट है, तो आप क्या करोगे, आप डस्टिंग करते हो, बेड क्लीनिंग करते हो, बेड मेकिंग करते हो, बहुत सारी चीजें होती है ना कि आप पेशेंट केयर के टाइम भी ये सारी चीजें करते हो। तो आप वहां पे ब्लैंकेट, आप बहुत सारी हॉस्पिटल की पॉलिसीज ऐसी नहीं होती कि वो बार बार ब्लैंकेट रिप्लेस कराएं, तो जब तक वो पेशेंट यूज कर रहा है तो आप उसको सनलाइट में रखें ताकि वो इन्फेक्शन से थोड़ा सा फ्री हो जाए। लाइक आप कह सकते हो ना, सनलाइट में एक आपकी जो रेज होती है उसकी वजह से आपके जो मटेरियल होते हैं, आपके फैब्रिक मटेरियल्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, वो डिसइंफेक्ट हो जाती है। तो आप जब डस्टिंग करें, ये सारी चीजें करें, तो उस आर्टिकल को सनलाइट में रखें। ओके, तो हमने इक्विपमेंट्स और लिनेंस की बात कर ली है। अब नॉर्मली हॉस्पिटल्स में और भी ऐसी चीजें यूज होती हैं, आर्टिकल्स यूज होते हैं जो आपको पेशेंट केयर के टाइम पे हेल्प करते हैं, या फिर कह सकते हो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप पेशेंट केयर अच्छे से दे पाओ। ठीक है, तो जो अदर आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा मेजरली इतना कह सकते हो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका आता है लाइक रबर गुड्स, जो आप रबर बेस्ड आइटम्स यूज करते हो। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो जो रबर बेस्ड आइटम्स या आर्टिकल्स आप हॉस्पिटल में पेशेंट सर्विस केयर देते वक्त हॉस्पिटल में जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उसमें आप यूज करते हो, वो सारे आपके आते हैं रबर गुड्स आइटम्स या आर्टिकल्स में। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जांपल के तौर पे कैथेटर्स हो गए, आपके ग्लव्स हो गए, आपके मैकिंटोश हो गए, जो भी रबर बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है कि इनका भी एक आप कह सकते हो कि इनका एक अलग से डिस्पोजेबल मैनेजमेंट होता है। तो यूजुअली ये क्या होता है, ज्यादातर आप क्या करते हो, डिस्कार्ड ही कर देते हो, ऐसे रबर बेस्ड जो होते हैं अपने सिंगल टाइम यूज होता है, आपने यूज किया और डिस्कार्ड कर दिया। तो इनके बारे में बात करें तो जो इनके रबर बेस्ड आर्टिकल होते हैं जो डिस्कार्ड आप कर दें उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉपरली आप BMW के अकॉर्डिंग डिस्कार्ड करेंगे, तो उसका मैनेजमेंट अलग है। लेकिन जो अदर आइटम्स है जैसे आप रीयूज कर सकते हो, तो उनका अलग से स्टरलाइजेशन या क्लीनिंग प्रोसेस होगा, तो वो मेजरली जो इम्पोर्टेंट है वो आप इस पे फोकस करें। तो क्लीनिंग प्रोसेस में इसका आता है कि रबर बेस्ड आर्टिकल्स जो होते हैं वो ऑटोक्लेव होते हैं, केमिकली स्टेरिलाइज होते हैं एंड डिसइंफेक्ट होते हैं। मतलब तीनों अलग अलग प्रोसेस हैं, तो वो तीनों एक साथ नहीं होते, वो या तो ऑटोक्लेव होंगे, कुछ स्टेरलाइज होंगे और कुछ क्लीन होंगे, और कुछ नॉर्मली रनिंग वाटर में, वार्म वाटर में धुले जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऑटोक्लेव की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये याद करें 121 सेल्सियस टू 123 सेल्सियस को 15 मिनट्स के लिए ऑटोक्लेव करते हैं रबर बेस्ड आइटम को। देन स्टेरलाइजेशन के लिए 30 मिनट्स विद सेवलॉन, आपका जो सेवलॉन आता है नॉर्मली 5% 10% के लिए आता है,
तो आप उसमें 5 मिनट्स 30 मिनट्स के लिए आप सोक करके रख दीजिए आपके रबर आइटम को, वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा या सॉरी स्टेरलाइज हो जाएगा। डिसइंफेक्शन के लिए 10 to 20 मिनट्स ऑफ ग्लूटरल्डिहाइड सॉल्यूशन होता है जो कि 2% होता है, आप उसमें डाल सकते हो और ओनली 10 to 20 मिनट्स आप डाल दीजिए, वो स्टेरलाइज हो जाएगा। देन आपका आता है नेक्स्ट प्लास्टिक आइटम्स, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप एक्सेसिव यूज कर रहे हो, जो आप लाइक स्टेरलाइज कर रहे हो, डिसइंफेक्ट कर रहे हो और क्या बोलते हैं ये ऑटोक्लेव कर रहे हो रबर आइटम, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक यूज कर रहे हो तो रबर की जो प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स चेंज होगी, तो वो प्लास्टिक आप कह सकते हो ना, वो रबर आइटम हो सकता है पेशेंट को या आपको हार्म कर सकता है, तो उसको उसके लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग ही यूज करें और उसके बाद उसको आप डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। तो ज्यादा मतलब एक्सेसिव यूज ना करें, और जब भी यूज करें प्लीज ऑलवेज यूज स्टेरलाइज्ड और क्लीन आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिक की। तो आपके जो प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं, प्लास्टिक बेस्ड आइटम्स होते हैं, वो होते हैं प्लास्टिक के जो भी आप कह सकते हो इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या होता है कि मोस्टली डिस्कार्डेड एज पर BMW, इस पे फोकस करिए। ज्यादातर प्लास्टिक के जो भी आइटम्स होते हैं आप डिस्कार्ड कर दो, लाइक कैथेटर्स, ठीक है, आपके सिरिंजेस, आपके अदर जो मेडिकेशन वाले प्लास्टिक्स होते हैं, ये कंटेनर्स और आपके ट्यूब्स और आपके वो जो आते हैं आपके स्टेरलाइज प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं जिसमें आप सैंपल्स लेते हो, ये सारी चीजें जो होती हैं, प्लेट्स, पैलेट्स, ये सारी चीजें आप डिस्कार्ड कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है, आफ्टर यूज। बट कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिनको आप डिसइंफेक्ट करते हो या फिर स्टेरलाइज करते हो, तो उसका यह है कि डिसइंफेक्शन में लाइसॉल यूज होता है 1:40 के रेशियो पे, जिसमें 1 घंटे आप सोक करके रखते हो उस प्लास्टिक को। आप नॉर्मली कुछ कंटेनर्स होते हैं जो आप नहीं डिस्कार्ड कर सकते, तो उनको आप लाइसॉल के 1/40 सॉल्यूशन में आप 1 घंटे के लिए सोक करके रखते हो और वो प्लास्टिक डिसइंफेक्ट हो जाता है। देन बाकी के जो अदर है नॉर्मली डिसइंफेक्ट करने के लिए, उनको आप धूप में रख दीजिए, वो डिसइंफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लासवेयर्स। तो ग्लासवेयर्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो ग्लास के बने होते हैं, ग्लास मीन्स कांच के, ठीक है। तो उनके जितने भी आर्टिकल, उस टाइप के जितने भी आर्टिकल, आपके कंटेनर्स, आपके ट्यूब्स, आपके वायल्स, तो जो वैसी चीजें हैं लाइक वायल्स आपके हो गए, ठीक है, मेडिकेशन बेस्ड और भी अदर थिंग्स हैं जो आप डिस्कार्ड कर देते हैं। बट कुछ ग्लास मटेरियल्स या बहुत लाइक कह सकते हो आप 60 to 70% ग्लास मटेरियल्स आप डिस्कार्ड नहीं करते हो, उनको आप स्टेरलाइजेशन के लिए भेजते हो, ऑटोक्लेविंग के लिए भेजते हो, ठीक है। तो उन ग्लास मटेरियल्स का आप केयर कैसे रखते हो, लाइक स्टेरलाइज बाय ड्राई हीट। जो ड्राई हीट पहले ज्यादा ड्राई हीट से करते थे, लेकिन अब स्टेरलाइजेशन ऑटोक्लेविंग से कॉमन हो गया है, ड्राई हीट इतना नहीं है, ठीक है। तो पहले ड्राई हीट से आप कर लेते थे स्टेरलाइजेशन, लेकिन अब नॉर्मली ऑटोक्लेविंग ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन, ठीक है, डिसइंफेक्शन के लिए आप क्या करते हो, सेवलॉन ऑफ 5% जो आपका सॉल्यूशन है उसका फॉर 5 मिनट्स आप रख दो, वो डिसइंफेक्ट हो जाएंगे, मीन्स उस सॉल्यूशन में आप रख दो, ठीक है। एंड देन आपका आता है हैंडल विथ केयर। हैंडल विथ केयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ग्लास आइटम है, आपको अगर केयर से आप नहीं हैंडल करोगे, ऑफ कोर्स वो टूट सकते हैं और फिर इंजरी हो सकती है, ठीक है। देन आप जो भी ग्लास आइटम यूज करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करें कि वो पंचर प्रूफ हो। ऑफ कोर्स वो कंटेनर्स हैं, उसमें सॉल्यूशंस होते हैं, आप कह सकते हो सैंपल्स होते हैं बहुत सारे, या फिर आप ओटी में यूज करते हो बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स या फिर ग्लास आइटम जो पंचर प्रूफ होना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। तो वो पंचर प्रूफ हो। दूसरा स्मूथ है, जैसे कि अगर आप होल्ड कर रहे हो, आप उनको लेके जा रहे हो, अपने यूज में ले आ रहे हो, तो आपको कट या इंजरी लग सकती है अगर वो स्मूथ है, जिसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो आप ये चीज नोट करें। देन आपका आता है मेटल। मेटल क्या है, जो आपके स्टेनलेस स्टील मेटल होते हैं, नॉर्मली स्टेनलेस स्टील होते हैं, आपके अदर कोई मेटल हॉस्पिटल में यूज नहीं होते हैं, वो अदर जो होते हैं वो आपके फर्नीचर्स और इन सब में लगे होते हैं। लेकिन जो पेशेंट केयर में मेटल्स यूज होते हैं वो ऑफ कोर्स हमेशा स्टेनलेस स्टील होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो पेशेंट की केयर पे लाइक होता है ना कि एक इफेक्टिवनेस आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लाइक रस्ट प्रूफ होते हैं, उनका कोरोजन नहीं होता, ठीक है। तो रस्टिंग का प्रॉब्लम स्टेनलेस स्टील में नहीं होगा, ठीक है। उनमें स्क्रैचेस और ये सारी चीजें नहीं पड़ती हैं। तो वो क्या होता है ना कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप एफिशिएंटली इस चीज को यूज कर सकें, ठीक है। तो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मेजरली आप देखने को मिलता है, लाइक आपके फॉरसेप्स, आर्टरी, स्कैपल्स, ब्लेड्स, ये सारी चीजें आपके आर्टिकल्स में आते हैं मेटल के। तो इन सबसे पहले इनका प्रॉपर हैंडलिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स शार्प होते हैं,
ठीक है, कुछ हैवी भी होते हैं, तो अगर आप हैंडलिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपको इंजरी हो सकती है। देन आपका अवॉइड बॉइलिंग, इनको बॉइलिंग इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वो रस्टिंग फिर फेज उनका शुरू हो जाता है, मतलब लाइक लॉन्ग टर्म यूज होता है फिर बॉइलिंग। तो ये सारी चीजें होती है कि बॉइलिंग इतना इफेक्टिव भी नहीं होता है डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस आप कह सकते हो, इसलिए आप बॉइलिंग अवॉइड करते हैं। देन केमिकली स्टेरिलाइज, आप जब लाइक होता है ना केमिकली आप स्टेरिलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो वो किसमें आप करते हो, ग्लूटाल्डिहाइड ऑफ 2% ऑफ 20 to 30 मिनट करते हो आप, ठीक है, डिसइंफेक्शन ऑफ जो आपके कुछ मेटल्स आर्टिकल्स रहते हैं जिनको आप डिसइंफेक्ट करते हैं, स्टेरिलाइज करते हो केमिकली। देन ऑटोक्लेविंग आप जिनकी कराते हो उसका टाइम है 120 सेल्सियस टू 15 मिनट्स, 121 सेल्सियस में आप रखते हो फॉर 15 मिनट्स, या फिर आप कह सकते हो वही सेम चीज है 250 फ़ारेनहाइट फॉर 15 मिनट्स। अच्छा, कुछ आर्टिकल्स ऐसा होता है लाइक ओटी में आप यूज कर रहे हो तो आपको इमरजेंसी में चाहिए, बट वो अभी स्टेरलाइज नहीं है, ऑटोक्लेव नहीं है, तो आप उनको बहुत जल्दी में करते हो, तो ये चीज आप नोट कर लो, 134 सेल्सियस फॉर 3 to 5 मिनट्स के लिए रखते हैं, तो आप इंस्टेंट यूज कर सकते हो, मतलब ये इमरजेंसी में यूज होता है टेम्परेचर, नॉर्मली आपका ये होता है। देन इंस्ट्रूमेंट विद पॉइंटेड मस्ट बी कवर्ड विद रबर टिप्स या फिर रबर बेस्ड कवर्स होने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो शार्प पार्टिकल्स होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, तो वो लग सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो हॉस्पिटल में गुड्स यूज होते हैं। ओके, तो जो हमारे लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आपको नॉर्मली ये जानना है, इतना इसका एग्जाम पर्पस पे इम्पोर्टेंस नहीं है, बट आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो टर्म्स आते हैं आपके इंटेंट है, इन्वेंट्री है एंड देन मेंटेनेंस है। तो इंटेंट एक्चुअली आप कह सकते हैं एक मेंटेनेंस ऑफ रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड है, ठीक है, आपका एक रिकॉर्ड सिस्टम में आता है मेंटेनेंस, इन्वेंट्री एंड इंटेंट, ठीक है। इंडेंट जो होता है, इंडेंट आप कह सकते हो वो रिकॉर्ड होता है जिसमें लिस्ट ऑफ आइटम जो आपके हॉस्पिटल में प्रेजेंट नहीं है वो होता है। लाइक आप एक ऐसा रिकॉर्ड बनाते हो जिसमें आपके जो आइटम्स आप कह सकते हो, आप स्टोरेज रख रहे हो आप, ठीक है, स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, तो आपको पता चलता है कुछ आइटम्स नहीं है और आपको वो रीस्टॉक करने हैं या फिर आप कह सकते हो उनको फिर से मंगाना है, तो आप उन आइटम्स की लिस्ट बनाते हो। तो इंडेंट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विच इज नॉट प्रेजेंट इन दी स्टॉक, मतलब आप कह सकते हो, आप फॉर एन एग्जाम्पल आपको बेडशीट चाहिए थी या फिर बेडशीट होनी चाहिए, ठीक है, आपको ऑफकोर्स हॉस्पिटल में बेडशीट होनी चाहिए पेशेंट को देने के लिए, बट वो प्रेजेंट नहीं है, तो वो आपको मंगाना है, वो खत्म हो चुकी है, तो वो आप किस में लिखोगे, इंडेंट में, ठीक है। तो वो आइटम आप उन चीज आइटम्स की लिस्ट बनाओगे जो प्रेजेंट नहीं है स्टॉक में, ठीक है। यूजुअली डन वीकली और मंथली, ये नॉर्मली आप क्या कह सकते हो कि मंथली करते हैं या फिर वीकली ये रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। टू प्रिपेयर आइटम्स टू बी स्टोर्ड अगेन, मतलब फिर से उसको मंगा के स्टोर कर सके, ठीक है। देन आपका आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वो रिकॉर्ड होता है, इसमें यही डिफरेंस है, इन्वेंट्री वो रिकॉर्ड है जहां पर आपको पता है कि मिनिमम हमें इतना स्टॉक रखना है और ये होना चाहिए। इन्वेंट्री से ही आपको इंडेंट के बारे में पता चलता है, ठीक है। इन्वेंट्री की अगर हम बात करें, इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टैंडर्ड नंबर, मतलब फॉर एन एग्जांपल आपके हॉस्पिटल में 50 बेड है, ठीक है, आपके एक वार्ड में 50 बेड है, तो आपके पास पर बेड के हिसाब से 50 बेडशीट्स प्लस एडिशनल आपका कह सकते हो 5 to 10 एडिशनल बेडशीट होना चाहिए, तो अप्रोक्स आपके पास 60 मिनिमम होना चाहिए। एक ऑप्टिमम नंबर आपका आ गया 60, लाइक आप कह सकते हो ना, फॉर 50 बेड्स मिनिमम आपके पास होना चाहिए 10, इसलिए लाइक अगर इमरजेंसी पर्पसेस है तो उस वार्ड में हम सप्लाई कर सके, तो पर वार्ड का आपका ऑप्टिमम नंबर या स्टैंडर्ड नंबर हो गया 60, आपको मिनिमम चाहिए, तो वो इन्वेंट्री में आप लिखोगे कि आपके पास 60 बेडशीट होने चाहिए। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं से आप कह सकते हो 59 हो गया, 55 हो गया, 45 हो गया, तो आप इंटेंट में आप ये चीज उसमें आप फिल करोगे कि हमारे पास इस चीज की कमी है और हमें रीस्टॉक करना है, और इन्वेंट्री इसी चीज का मेंटेनेंस करता है कि आपके पास 60 है या नहीं, मतलब आपके पास मिनिमम या ऑप्टिमम जो आर्टिकल, इक्विपमेंट या फिर आप कह सकते हो टूल, इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज, डिवाइसेस, वो सारे लिखे जाते हैं आपके इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड वो होता है कि वो चीजें, वो आर्टिकल्स जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वर्किंग में कितने हैं, ठीक है, लाइक अगर आपके पास 60 है बेडशीट बट वो इतने अच्छे भी नहीं है, आप कह सकते हो वो पुराने हो चुके हैं या लॉन्ड्री के लिए गए हैं, तो आप वहां पे क्या लिखोगे, आप वहां 60 नहीं लिख सकते क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है एट द मोमेंट या फिर वो इन यूज में नहीं है,
तो इन्वेंट्री में आप वही लिखोगे जो आपके पास प्रेजेंट मोमेंट में इन यूज है, ठीक है, आपके ऑप्टिमम नंबर या स्टैंडर्ड नंबर के हिसाब से, मतलब एज पर आपके नीड पे मिनिमम कितना आर्टिकल आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, वो आपका इन्वेंटरी रिकॉर्ड करता है। और वही आइटम जो आपके पास नहीं है, रीस्टॉक करना है, वो आर्टिकल आप यहाँ पे इंटेंड में लिखते हैं। प्रोसेस टू मेंटेन स्टॉक अप टू ऑप्टिमम और स्टैंडर्ड फॉर स्मूथ सप्लाई इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल की स्मूथ सप्लाई चलती रहे, इसलिए आप इन्वेंटरी मेंटेन करते हो कि हाँ मेरे पास 62 थे, मिनिमम 60 होने चाहिए, अब 2 बचे हैं। आप ऐसे आप अपना कैलकुलेशन रखते हो ना कि हमें मिनिमम 60 रखना है, लेकिन अब हमारे पास 62 है तो 2 यूज हो गए, तो हमारे पास ऑप्टिमम 60 बचेगा, हमें फिर से रीस्टॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप इंटेंट में लिखते हैं, ठीक है। देन आपका आता है मेंटेनेंस। अब इन्हीं चीज का मेंटेनेंस, लाइक आपके डिवाइसेस, आपके आर्टिकल्स, आपके टूल्स, आपके इंस्ट्रूमेंट्स, आपके इक्विपमेंट्स, इन सब का मेंटेनेंस आप कैसे करते हो, लाइक उनका प्रॉपर स्टोरेज, उनको डिसइंफेक्ट या स्टेरलाइज कराना, उनका डिस्पोजल, ये सारी चीजें आपका होता है मेंटेनेंस। इवन आपकी बिल्डिंग में, आपके हॉस्पिटल बिल्डिंग में हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो जो चीजें, आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स, आपके जो भी पाइपलाइंस यूज हो रहे हैं, आपके जितने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, आपके जितने फर्नीचर्स हैं, उन सारी चीजों का मेंटेनेंस, वो एक रिकॉर्ड बनता है, वो आपका आता है मेंटेनेंस रिकॉर्ड में, ठीक है। तो उसमें आपका होता है प्लानिंग कि आप कैसे चीजों को अप्लाई करोगे, ठीक है, या कैसे यूज करोगे, कितने यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, ठीक है, कौन सा किस एरिया में यूज होगा, ये सारी चीजें आती है आपकी प्लानिंग में। देन मैनेजमेंट, मतलब आप उसको प्रॉपर मैनेज कर रहे हो, आप लाइक रीस्टॉक करा रहे हो, ठीक है, आप उसको स्टोर करा रहे हो, प्रॉपर जो डिसफंक्शनिंग है, लाइक प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, उसको आप हटा रहे हो, रिमूवल है, फिर रिमूवल का भी एक प्रॉपर कह सकते हो आप मैनेजमेंट होगा। तो ये सारी चीजें आपकी आती है मैनेजमेंट में। देन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आप प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, लाइक आप सप्लाई आप कंप्लीट कर रहे हो, आप बोर्ड में अगर 50 बेड चाहिए तो आप 50 बेड लगा रहे हो, फिर उसकी मेंटेनेंस को आप देख रहे हो, मतलब प्रॉपर ग्रीसिंग है, बेड वर्क कर रहा है कि नहीं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बेड चल रहे हैं तो आप उसको भी देख रहे हो कि वो प्रॉपर वर्क है, वर्किंग कंडीशन में है। अगर ऑक्यूपाइड बेड है तो पेशेंट अगर ऑक्यूपाइड बेड पर है, ऑफ कोर्स ऑक्यूपाइड बेड पे पेशेंट है, तो उस चीज का फंक्शन जो भी है, फैसिलिटी, वो पेशेंट रिसीव कर पा रहा है या नहीं, उसको प्रॉपर यूज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट में देखते हैं। ऑल ओवर इस चैप्टर में हमारा जो भी समरी, एक शॉर्ट चैप्टर था, ये समरी के तौर पे हमने इक्विपमेंट पढ़े थे, उसके टाइप्स पढ़े थे, उसके यूजेस पढ़े थे, उसके केयर्स पढ़े थे, कुछ गाइडलाइंस पढ़े थे। देन लिनन पढ़ा था, लिनन में भी उसके टाइप्स, केयर्स, डेफिनेशन पढ़ा था। फिर हमने कुछ ऐसे आर्टिकल्स के बारे में पढ़े थे जो हॉस्पिटल में नॉर्मली यूज होते हैं या कॉमनली यूज होते हैं, जैसे आपके रबर गुड्स हो गए, आपके मेटल आर्टिकल्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, और आपके प्लास्टिक आइटम्स हो गए, ग्लासवेयर हो गए। तो ये सारे आपको क्या होता है, आपको इन सब के बारे में इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मली यूज होते हैं पेशेंट केयर में या फैसिलिटी में, एंड देन आप उसको प्रॉपर डिस्पोजल, उसका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, ये सब आपको देखना पड़ता है। देन आपका आता है इन सब का रिकॉर्ड या रिपोर्टिंग, आप कह सकते हैं एक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे मेंटेनेंस रिपोर्ट बनाने के लिए, फिर आपका इन्वेंट्री, इंडेंट, ये सारी चीजें आपका मैंडेटरी हो जाता है फिर आपके हॉस्पिटल फैसिलिटी में। तो इस चैप्टर में यही सारी चीजें थी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।